नमस्कार किसान भाइयों। मिर्ज़ापुर जनपद के राजगढ़ ब्लॉक के जमुहार गांव में आयोजित फसल संगोष्ठी में आपका स्वागत है। फसल संगोष्ठी में बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं क्षेत्र के प्रगतिशील किसान और काशी हिंदू विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संस्थान के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गिरीश चंद्र मिश्र, जो बताएंगे कि मौसम के अनुसार फसलों का किस तरह से प्रबंधन करें। दूसरे वैज्ञानिक हैं सतीश कुमार सिंह, जो बताएंगे कि फसलों में उर्वरकों का प्रबंधन किस तरह से करें। और तीसरे वैज्ञानिक हैं डॉक्टर रमेश चंद, जो बताएंगे कि फसलों में कौन कौन से रोग और व्याधि लगते हैं, उनका आप किस तरह से बचाव करें। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर गिरीश चंद मिश्र से जानना चाहूँगा कि इस समय हमारे किसान भाई मौसम को देखते हुए फसलों का किस तरह से प्रबंधन करें। किसान भाइयों, हमारे देश में अभी भी पारंपरिक खेती हो रही है और ये पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है। लेकिन आप देख रहे हैं कि मानसून पारंपरिक नहीं रह गया है। मानसून मौसम पर आधारित है और अपना एक नया रंग दिखा रहा है। यानी मानसून जब शुरू होना चाहिए तब नहीं हो रहा है और अब तो इस साल काफ़ी लेट हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अपने पारंपरिक ढंग से खेती करते हैं तो नर्सरी जो डाल देते हैं मई के आखिरी सप्ताह में, वो नर्सरी सूख जाती है, पानी नहीं बरसता है और आप कहते हैं कि इस साल मानसून धोखा दे गया, लेट हो गया। अब क्या करें किसान भाइयों? मौसम अब हर साल करीब करीब ऐसा ही रंग दिखाएगा। आपको इसके लिए तैयार रहना है। पहले थोड़ा सा पानी बरसेगा और उसके बाद फिर एकदम सूखा पड़ेगा और फिर आपको पानी बरसेगा। इसका मतलब ये है कि हो सकता है आपको 2 बार नर्सरी डालना पड़े और पानी के हिसाब से, मौसम के हिसाब से अपनी खेती में बदलाव करना पड़े। अब मैं डॉक्टर सतीश कुमार सिंह से जानना चाहूँगा कि इस समय हमारे किसान भाई उर्वरकों का प्रबंधन किस तरह से करें। किसान भाई, अब आप लोग धान की गुदाई कर चुके होंगे, ट्रांसप्लांटिंग जिसे कहते हैं, और शायद आपके धान की फसल 1 से 1.5 महीने की होगी। तो आपने उर्वरकों का प्रयोग तो गुदाई के समय भूमि में किया होगा, लेकिन ऐसा अक्सर देखा गया है कि यदि आपने जिंक सल्फेट का प्रयोग नहीं किया है रोपाई के समय, तो जिंक के कमी के लक्षण आते हैं। जिंक के कमी के लक्षण, ऊपर से दूसरी पत्ती जो होती है उसमें खैरापन शुरू होता है। यदि ऐसा लक्षण दिखे तो आप जो है जिंक सल्फेट का एक छिड़काव ज़रूर कर दें, जिसमें कि 5 ग्राम जिंक जो है 1 लीटर पानी में और 20 ग्राम यूरिया, इसके हिसाब से मिला करके जितना ज़रूरत हो उतना बना लें और एक छिड़काव ज़रूर कर दें। जैसा कि हमने देखा कि मूंगफली की फसल में पत्तियां पीली दिख रही हैं, जगह जगह पे आपके खेत में हमने देखा कि पत्तियां पीली हैं और सफ़ेदीपन झलक रही है। मूंगफली में जो है आयरन की कमी दर्शाता है, जिसका आवश्यकता ज़्यादा होती है। यदि ऐसा हो तो फेरस सल्फेट जो है बाज़ार में मिलता है। फेरस सल्फेट आप जो है 5 ग्राम 1 लीटर में और उसके साथ साथ जो है 20 ग्राम यूरिया उसमें मिला लें, ताकि केवल फेरस सल्फेट छिड़केंगे तो उसमें जला सकता है फसल को। और इसका छिड़काव आप मूंगफली के फसल में कर दें, जिससे आयरन की कमी पूरी होगी और उत्पादकता में वृद्धि होगी आपके। तो निश्चित रूप से इन प्रयोगों को करने से आपको लाभ होगा। अब मैं डॉक्टर रमेश चंद से जानना चाहूँगा कि इस समय फसलों में कौन कौन से रोग लगने की संभावना रहती है। देखिए, आजकल जिस तरह से सूखा पड़ रहा है, फिर लगातार बरसात हो रहा है, तो कुछ विशेष प्रकार के जो रोग लगते हैं हम आपको पहले बताएंगे कि धान का शीत झुलसा अगस्त के तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाता है और उसका समय बिल्कुल आ गया है। तो आप ये देखेंगे कि मेड़ों की पत्तियां जलने लगती हैं और उसके बाद शीत झुलसा मेड़ों से होकर के खेतों में जाने लगता है। तो उस समय किसान भाई इस लक्षण को पहचान लें कि मेड़ों की घासें कैसे जल रही हैं और शीत झुलसा कैसे खेतों में और पेड़ों पर जा रहा है। उस समय ये देख लें कि अगर मौसम में लगातार बरसात हो रही है, कुहासे और झीसी पड़ रही है, पानी पत्तियों पर बहुत देर तक टिका हुआ है, तो आपसे ये आप एक दवा है जिसको कि कार्बेंडाजिम कहते हैं, उससे अच्छी दवा है एक टिल्ट नामक दवा है या टेबुकोनाजोल नामक दवा है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे जो रोग हैं, खास करके मैं इस क्षेत्र में आ रहा हूँ तो मूंगफली पर
अब मूंगफली पर धीरे धीरे नीचे की पत्तियों पर मूंगफली का काला पित्तवर्ण रोग लगने वाला है। ये जो दवा मैंने आपको बताई, ये दवा भी यही काम करेगी। दवा की मात्रा 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से है। फिर खास करके जो किसान भाई सब्जियां लगाए हुए हैं, सब्जियों में अब आप देखेंगे कि एक डाउनू मिल्ड्यू नामक है जिससे बीमारी आती है, जिससे कि पत्तियां जलने लग जाती हैं। तो जो भाई किसान भाई लोग खास करके लौकी, नेनुआ या परवल की खेती कर रहे हो, उनमें ये बीमारी लगने की बहुत संभावना है। तो आप खास करके रेडोमिल नामक एक दवा है जिसकी मात्रा वही है 1 ग्राम प्रति लीटर, उसका छिड़काव करेंगे तो आपको इन बीमारियों से निजात मिलेगा। अब मैं किसान भाइयों को आमंत्रित करता हूं उनके सवालों के साथ। सर नमस्कार, मैं सियाराम सिंह ग्राम रहिया चुनार मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूं। मैं धान की खेती में के लिए जानता हूं कब कौन कौन से खाद प्रयोग किया जाए। और एक समस्या ये है कि धान की रोपाई के 1.5 महीने हो गया और जहां पर पानी सूख गया है वहां पर कल्ले आ गए हैं, जहां पर पानी नहीं सूखा वहां पर कल्ले नहीं आए हैं। किसान भाई, आपका पहला प्रश्न था कि धान में उर्वरकों का प्रयोग कैसे करें। तो उर्वरकों में प्रति बीघे के हिसाब से मैंने आपको बताया कि जो है यूरिया 20 किलोग्राम, 30 किलोग्राम DAP, 20 किलोग्राम पोटास और 2 किलोग्राम बोरान भी ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि आजकल बोरान की कमी आ रही है। इसके साथ ही 6 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग प्रति बीघे आप ज़रूर करें, अच्छा उत्पादन लेना है। अब आपने बताया कि आप जो धान है जहाँ पानी भरा है उसमें कल्ले जो है नहीं निकल पा रहे हैं, तो यूरिया का जो छिड़काव होता है वो 1-1 महीने पर 2 बार संतुलित की जाती है। यदि आपने यूरिया का छिड़काव नहीं किया है, 1 महीना हो गया है, तो यूरिया का छिड़काव ज़रूर कर दें 15 किलो प्रति बीघा के हिसाब से। यदि ज़्यादा उपज देने वाली धान है तो 20 किलो प्रति बीघा के हिसाब से करें, और यदि हाइब्रिड धान आपने लगाया है अत्यधिक उपज देने वाली तो आप 25 किलो प्रति बीघा तक यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि जहां पानी भरा है जिन क्षेत्रों में, हो सकता है वहां पे जिंक की उपलब्धता नहीं हो पा रही है पौधों की, जो कि कल्ले निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम 1 लीटर पानी में 5 ग्राम जिंक सल्फेट और 20 ग्राम यूरिया मिला करके उन जगहों पे आप जो है छिड़काव एक स्प्रे मार दें जो है, और ज़रूरत पड़े तो 1 हफ्ते बाद उसका फिर छिड़काव कर दें, जिससे कि कल्ले तेज़ी से निकलेंगे, जिंक की कमी से उनकी पूरी हो जाए। अब मैं ब्रजेश सिंह को आमंत्रित करता हूं उनके सवालों के साथ। मैं ब्रजेश कुमार सिंह ग्राम धनसिरिया जिला मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूं। सर, धान की रोपाई में खरपतवार और सिक्का रोग लग गया है, उसको रोकने के उपाय बताइए। हाँ ब्रजेश जी, देखिए अब धान की रोपाई के करीब 30 से 35 दिन हो चुके हैं और जो घास लग रही है अब उसमें सिर्फ एक दवा काम करेगी। एक नामिनी गोल्ड है, दूसरा दवा टर्गा सुपर भी आती है। इधर जो हम लोगों को क्षेत्र में पता चल रहा है कि नामिनी गोल्ड में कुछ गलत दवाएं बाज़ार में आ रही हैं, तो आप किसी अच्छे दुकान से जहां आपको ये दवा असली मिल जाए उसका प्रयोग करिएगा। और प्रयोग करने की जो मात्रा है वो करीब 400 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से ये आपको छिड़काव करना है। अच्छा, दूसरा ये जो कह रहे हैं जो इनका जो सीका रोग है, इसमें क्या होता है कि जो धान की जो बढ़वार होती है, जो सीका होता है, उसमें जो है कीड़े लग जाते हैं और कीड़े उसको काट देते हैं। देखिए सवाल यह है कि दवा हम आपको बताएंगे, अगर 10% से ज़्यादा सीका कीड़े काट रहे हो तब तो दवा का प्रयोग करिए। अगर इक्का दुक्का काट रहे हो तो उसके में दवा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा है तो 2-3 दवाएं हैं, जैसे आपके पास अगर मोनोक्रोटोफास है तो वो डाल दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा दीमक हो और सीका कट रहा होगा तो क्लोरोपायरीफास डालिए। कॉन्फिडोर डालने की इसलिए नहीं ज़रूरत है कि कॉन्फिडोर जो दवा है वो ऐसे कीड़ों के लिए प्रयोग किया जाता है जो चूसते हैं, काटते नहीं हैं, जो पत्तियों का रस चूसते हैं। कॉन्फिडोर दवा खास करके माइट के लिए, खास करके वाइट फ्लाई के लिए, इन कीड़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कॉन्फिडोर का प्रयोग तो बिल्कुल मत करिएगा। अब मैं संदीप पटेल से निवेदन करता हूं कि वो अपने सवाल हमारे विशेषज्ञ से पूछें। मैं संदीप, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, मेरे धान के बालियों में कंडो रोग लगता है, उसके लिए उपाय कुछ बताएं। हाँ संदीप जी, धान में जो कंडुआ रोग लगता है ये उस समय ध्यान देने की बात है जिस समय धान अपना फूलता है, उसी समय इस रोग का कारक जो है कि फूल के माध्यम से वो धान के अंदर चला जाता है और जिन जिन फूल को उसमें जो है कि बीमारी का कारक पहुंचता है वही धान एक बाली में सारे धान में नहीं लगेगा, कुछ में लगेगा, कुछ में छोड़ देगा। तो उस समय आपको ध्यान देने की बात है कि उस समय का मौसम में नमी बहुत रहती है, बदली का मौसम रहता है, हल्की हल्की ठंडक होती है,
तो उस मौसम में समझ लीजिए कंडुआ रोग का प्रकोप होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। उस समय अगर ये चाहते हैं आपका नुकसान हो रहा है, क्योंकि कंडुआ रोग से नुकसान का अभी रिपोर्ट आना शुरू हुआ है, तो हम लोग ये बता देते हैं कि किसानों को वो धान फूलने से करीब 1 हफ्ता पहले एक जो दवा अभी हमने आपको बताया था जिसका नाम टिल्ट है, उस दवा का या टेबुकोनाजोल है, उस दवा का जो है कि आप छिड़काव करिए। लेकिन आप छिड़काव करने के पहले ये देखिए कि दवा का जो लागत है और आपके जो धान के का नुकसान है ये फ़ायदे में है कि नहीं है, क्योंकि कंडुआ का आज तक हमारा सरकारी विभाग कहता है कि अभी तक ये रोग नहीं बना है। इसको इसलिए कहता है कि किसानों का इससे अभी नुकसान नहीं होता है। अब मैं हरकीर्तन सिंह को आमंत्रित करता हूं उनके सवालों के साथ। हरकीर्तन सिंह भुलकुला चुनार मिर्ज़ापुर। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो क्लाइमेट में एकाएक उतार चढ़ाव, जो मौसम का जो ये परिवर्तन हो रहा है, इसमें किसानों के प्रबंधन में बहुत ज़्यादा नुकसानी हो रहा है, जिससे कि किसानों को बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। तो ऐसे समय में कौन से प्रबंधन किए जाए ताकि किसान अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सके? किसान भाई, ये जो आपका प्रश्न है बड़ा व्यापक प्रश्न है। इसके लिए हम लोग के 3 सुझाव हैं। पहला तो ये कि आपको ये धान और गेहूं के चक्र से बाहर आना पड़ेगा। अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी कि धान और गेहूं ही न लें। अगर आपको सूखा पड़ने की उम्मीद नज़र आ रही है तो आप दलहनी फसलों की ओर और मोटे अनाज की ओर जाइए, और ये आपको निश्चित फ़ायदा देंगे। हम लोग उससे दूर होते जा रहे हैं। दूसरा हमारा है कि आप बीज का चुनाव करें। यदि पानी देर में बरसता है तो आपको प्रजाति का चयन बड़ी समझदारी से करना होगा, वैज्ञानिकों से पूछ के करना होगा। यदि पानी कम बरसता है, ज़्यादा बरसता है, अब हमारे पास ऐसी प्रजातियां हैं जो हर मौसम से लड़ सकती हैं, लेकिन किसान भाई उसी प्रजाति को पानी ज़्यादा कम हर जगह लगाया करते हैं। और जो तीसरी हमारी सुझाव है वो थोड़ा सा आपको प्रयास करना होगा कि सूचना प्रबंधन तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। आपको जल्दी से जल्दी इसकी सूचना लेनी होगी कि किस प्रकार से मौसम में बदल रहा है, और आप त्वरित अपना निर्णय लें। ये आपका अनुभव काम आएगा इसमें। अब मैं उषा देवी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने सवाल हमारे विशेषज्ञ से पूछें। सर, मेरा नाम उषा है, मैं जमुआ के रहने वाली हूँ, जिला मिर्ज़ापुर है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो मूँगफली में सूखता है तो उसके लिए दवा बताइए। हाँ उषा जी, देखिए जो आप घास के नियंत्रण के बारे में पूछ रहे हैं, दवा तो आपको मालूम है कि आप लोग परसूट का प्रयोग करते हैं। हम उसमें सिर्फ एक सुझाव देना ये चाहेंगे कि इन दवाओं का प्रयोग केवल 35 और 40 दिन तक फसल लगाने का बहुत अच्छा मिलता है। उसके बाद अगर कोई ये चाहे कि इनका असर उसी तरह से मिलेगा तो वो जितनी घास पुरानी होती जाती है, दवाओं का असर उतना ही कम होता चला जाता है। इसलिए अगर घास की उम्र 40 से 45 दिन के ऊपर चली गई होगी तो धीरे धीरे दवा बिल्कुल नहीं काम करेगी। अब उस हालत में मज़दूरों से घास को निकालना पड़ेगा। अगले साल के लिए मेरा ये सलाह है कि हमेशा दवा मूंगफली उग जाए उसके 25 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर सबसे अच्छा नियंत्रण करता है दवा असली होना चाहिए। जहाँ तक रह गया, आपने कहा था कि उत्पादन कैसे घटता है, सतीश जी बताएंगे कि इस इलाके में जो कुछ चीज़ें हैं वो उसको कैसे खाद और जिप्सम को डालना है। जी, आपको मूंगफली का जो उत्पादन यदि बढ़ाना है तो इसी अवस्था में अभी आप लोग जो है एक काम जो है जिप्सम जो है 50 किलो जो है 1 बीघे में जिप्सम आपको ब्लॉक पे मिल जाएगा। गुड़ाई करते उसको डाल करके गुड़ाई कर दें। उसी के साथ साथ जिप्सम में 2 किलो आप बोरान, बोरेक्स नाम से आता है बाज़ार में, बोरेक्स मिला करके उसमें गुड़ाई कर दें, जिससे मूंगफली काफ़ी दाने अच्छे पड़ेंगे, फल बड़ा होगा मूंगफली का, क्योंकि इनमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है जो जिप्सम से मिलेगी, और बोरान से आपके दाने ज़्यादा पड़ेंगे। तो ये चीज़ करेंगे तो आपके उपज में वृद्धि हो। अब मैं ब्रजेश कुमार सिंह को आमंत्रित करता हूं उनके सवालों के साथ। मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह, ग्राम सेमरा, तहसील चुनार, जिला मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आज ये पीएसबी कल्चर क्या है? ब्रिजेश जी, ये पीएसबी के बारे में जो आपने पूछा, पीएसबी का मतलब होता है फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जीवाणुओं का कल्चर होता है जो पैकेट के रूप में मिलता है, और इसका जब आप प्रयोग करते हैं मिट्टी में तो इसके प्रयोग करने से मिट्टी में जो फास्फोरस पौधे को उपलब्ध नहीं है वो इसको उपलब्ध कराता है। तो इसकी वजह से आप जो डीएपी प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए 30 किलो बीघा प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी मात्रा कम कर सकते हैं, 20 किलो कर सकते हैं। लेकिन ये जो पीएसबी के कल्चर आते हैं ये जीवित जीवाणु होते हैं, इसलिए
इनको आप ऐसे जगह से ख़रीदें जो कि अच्छे किस्म के दें, जो कि अच्छा हो, क्वालिटी अच्छा हो। नहीं तो यदि इसमें कल्चर ख़राब होगा, इसका एक्सपायरी ज़रूर देख लें, एक्सपायरी देख करके ही इसका प्रयोग करें आप जो। मैं रामनिहोर सिंह से निवेदन करता हूं कि वो अपने सवाल हमारे विशेषज्ञ से पूछें। मैं रामनिहोर सिंह, भुड़कुणा, चुनार, मिर्ज़ापुर। मैं सर से यह जानना चाहता हूं कि नील हरी शैवाल के बारे में बता दें। रामनिहोर, ये नील हरित शैवाल जो है एक काई होती है जो कि आप उन्हीं फसलों में प्रयोग कर सकते हैं जिसमें पानी भरा हो। जैसे इस समय धान की फसल है, उसमें आप नील हरित शैवाल का प्रयोग कर सकते हैं निश्चित रूप से। नील हरित शैवाल का प्रयोग करने से आपको फ़ायदा होगा कि इससे जो है 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नत्रजन की बचत हो जाती है। तो जो आप यूरिया या डीएपी के रूप में नत्रजन देते हैं, उसमें उतना आप जो है ये उर्वरक कम कर सकते हैं। अब मैं चंद्र प्रकाश सिंह को आमंत्रित करता हूं उनके सवालों के साथ। मेरा नाम चंद्र प्रकाश सिंह है, बघेड़ी, चुनार, मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं। अरहर में डॉक्टर साहब बंधा रोग एक लगता है, उसके रोकथाम के लिए कोई उपाय है? हाँ चंद्र प्रकाश जी, देखिए जो बंधा रोग अरहर का है, ये एक कीड़ा है जिसको हम माइट कहते हैं। ये माइट के द्वारा पुराने पौधे जो आपके खेत में छूट जाते हैं या घर के किनारे छूट जाते हैं या कहीं पर छूटे रहते हैं, वहाँ से उड़ करके खेत में पहुँच जाते हैं और फिर इस बीमारी को ये फैलाने लग जाते हैं। तो पहले ये हो कि इस बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है यदि हमारे पास पुराने अरहर के रोग ग्रसित पौधे न हों। दूसरा, अगर हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पास रोगरोधी प्रजातियाँ हैं जिसमें कि बहार है, मालवी है, नरेंद्र अरहर है। ये सारी नई प्रजातियाँ बंझा रोग से मुक्त तो नहीं है, लेकिन उनमें काफ़ी सहनशीलता है। तीसरा उपाय हो जाता है कि जहाँ पर कि बंझा बहुत ज़्यादा होने की संभावना है और आसपास से अरहर की पुरानी पेड़ें बहुत हैं, वहाँ पर आप किसी भी, वो माइट है, किसी भी माइट मारने वाली दवा का छिड़काव कर दें। अब मैं किसी वैज्ञानिकों का आभार प्रकट करता हूं कि वो अपना कीमती समय निकाल करके इस गोष्ठी के माध्यम से किसान भाइयों को काफ़ी अच्छी जानकारी दी, और किसान भाइयों को भी धन्यवाद देता हूं कि वो कीमती समय निकाल करके अपने सवाल हमारे विशेषज्ञ से पूछे। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं संपन्न होता है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।